हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास के इस लेक्चर में, जहां पे हम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हमने कई सारे लेक्चर्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने 2013 से लेके 2019 तक के इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है फ्रॉम GS1। सो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हमने शुरुआत की थी आर्ट एंड कल्चर से, उसके बाद हम आगे बढ़े थे मॉडर्न इंडिया की तरफ, और अब हमारा मॉडर्न इंडिया भी कंप्लीट हो गया है फ्रॉम 2013 टू 2019। सो वी हैव नाउ स्टार्टेड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आप सारे पिछले लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके यू कैन एक्सेस द एंटायर प्लेलिस्ट, और उसमें सारी प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी मेंस उसका एक फेयर आइडिया हो जाए, जिससे कि आने वाले सालों में अगर आप अपकमिंग मेंस के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक सॉलिड इंग्रेडिएंट्स तैयार हों टू राइट ब्रिलियंट मेंस आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस लेक्चर में हम कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक अच्छे आंसर को लिखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमेशा हमने याद रखना है कि हमारा मेंस का ही स्कोर जो है वही अल्टीमेटली हमारा रैंक डिसाइड करेगा, वही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि हमारा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में है या नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू प्रीलिम्स एंड मेंस। सो आई एम वेरी श्योर कि आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच डू ट्राई टू इंश्योर दैट यू राइट एटलीस्ट 2 आंसर्स डेली ऑफ मेंस, एंड व्हाट बेटर वे टू प्रैक्टिस मेंस आंसर राइटिंग दैन टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इटसेल्फ। क्योंकि यूपीएससी ने ही अगर जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसी को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू understand, and you are trying to evaluate yourself based on the questions that have been asked in UPSC, and that somewhat similar questions can be asked again इन अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, तो इस अब लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि लेक्चर को स्टार्ट करें, आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, टीम सिविल स्टाफ हमेशा इक्वल इंपॉर्टेंस पे बिलीव करती है, बोथ टू प्रीलिम्स एंड मेंस एंड स्टैटिक एंड करंट। ठीक है, तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए आपने हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारी सीरीज शायद ऑलरेडी देख रखी होगी। तो आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए भी हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं। फ्रेंड्स, हमारी एक पेड टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है परिश्रम 2020। ये 2020 के यूपीएससी को टारगेट कर रही है, और इसमें करंट अफेयर्स के ऊपर खास फोकस है। इसमें आपको 24 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि 100 एमसीक्यूज होंगे हर एक टेस्ट में। इन सारे टेस्ट की मदद से आप पिछले 1.5-2 सालों के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को तैयार कर सकते हैं, और इस टेस्ट सीरीज की मदद से आपको एक मौका मिलेगा टू कंसोलिडेट योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम प्री और मेंस की कंबाइंड अप्रोच पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक मेंस फोल्डर की फाइल भी दी जाएगी, जहां पे प्रीलिम्स के वो फैक्ट्स जो आपके मेंस के आंसर की एनरिचमेंट कर सकते हैं, उनको भी मेंशन किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा, सेपरेटली प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होगा और मेंस से पहले ही आपके पास एक मेंस फोल्डर फाइल ऑलरेडी तैयार होगी। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने का सबसे सही टाइम है। इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कारण, जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, वो है कि हम 15% ऑफ इस पे फिलहाल ऑफर कर रहे हैं, एंड यू हैव टू यूज द कूपन कोड CT100K। ठीक है, CT100K को यूज करके आप 15% ऑफ इस पे अवेल कर सकते हैं। एंड द सेकंड एंड मोर इंपॉर्टेंट रीजन इज कि फ्रेंड्स, बेयरली 60 डेज आर लेफ्ट फॉर द ईयर 2019 टू एंड। ठीक है, जैसे ही 2020 स्टार्ट होगा, आई एम वेरी श्योर आप में से कई बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स के मोड में एंटर होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स के मोड में जब एंटर होंगे तो आप तब अपनी इंटेंसिव रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें आपके पास ऑलरेडी कितनी सारी चीजें हैं पढ़ने को, खासकर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स की अगर आपकी ऑलरेडी एक स्टार्ट मिल जाए, ठीक है, इन 60 दिनों में एक स्टार्ट मिल जाए आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए थ्रू दिस टेस्ट सीरीज, तो वो आपके आने वाले टाइम में आपका एक तरह से सेव कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स अगर आपका ग्राउंड वर्क पहले ही इन 60 दिनों में हो जाए, तो आने वाले टाइम में आप करंट अफेयर्स को लेके थोड़ा निश्चिंत रह सकते हैं, उसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज। सो डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। आपको इस टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज 2 मोड्स में अवेलेबल रहेगी, विद वीडियो एंड विदाउट वीडियो। सो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यू कैन एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं जो आज हमने सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, ये 15 मार्क्स का था, और इसको हमने विद इन 250 वर्ड्स लिखना था। Now, writing the answer to this question within 250 words was one of the most critical challenge as far as this is concerned, as far as this question is concerned, क्योंकि इसमें अगेन हमारे पास कंटेंट बहुत सारा है इसमें लिखने को, लेकिन उसको कंडेंस करना विद इन द लिमिट ऑफ 250 वर्ड्स वो एक चैलेंज था। ठीक है, तो बहुत ही चतुराई से, बहुत ही चालाकी से हमने अपने आंसर को लिखना है, हमने अपने आंसर को एक तरह से पिरोना है। ठीक है, वर्ड्स की माला में, तो वो हम देखेंगे इस लेक्चर में कि किस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के कीवर्ड्स को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
उसी से हमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ लगेगी, और जब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हमें प्रॉपर समझ होगी उसकी, तभी हम अपने वर्ड्स को कंडेंस कर सकते हैं टू फुलफिल दैट डिमांड। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि वी हैव टू आंसर व्हाट हैज बीन आस्क्ड, नॉट व्हाट वी नो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि जो उनको आता है वो सारा एक सिनॉप्सिस दे देते हैं, लेकिन यूपीएससी इतनी बेरहम है कि अगर आपने उस चीज का आंसर नहीं लिखा जो आपसे पूछा गया है, तो उस केस में यू आर लाइकली टू गेट 0 मार्क्स इवन। ठीक है, मेंस में 250 में से कई बच्चों के 25 नंबर भी आए हुए हैं, एंड रीजन इज दिस ओनली कि वो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझते और अकॉर्डिंगली आंसर नहीं लिखते। ठीक है, तो क्वेश्चन के कीवर्ड्स को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रीसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो फ्रेंड्स डायरेक्टिव आ गया है। डायरेक्टिव कौन सा है? डिस्कस। डिस्कस डायरेक्टिव को किस तरह से हमने एड्रेस करना है, ये हम ऑलरेडी अपनी डायरेक्टिव्स की प्लेलिस्ट में इसको देख चुके हैं, इसको हम समझ चुके हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो डायरेक्टिव्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो अगेन फ्रेंड्स ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, डायरेक्टिव स्पेशल एंड कीवर्ड्स, वो वाली प्लेलिस्ट को देख के आप समझ सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्टिव्स को हमने कैसे टैकल करना है, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में हमने एक ही आंसर को 5-6 बार अटेम्प्ट किया है विद डिफरेंट डायरेक्टिव्स, एंड उसमें हमने क्लियरली विजुअलाइज कराया है एस्पिरेंट्स को दैट हाउ टू मोल्ड योर आंसर बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, डायरेक्टिव चेंज होने से आपका आंसर कैसे चेंज होगा उसमें बहुत ही क्लियरली बताया है। ठीक है, तो आपकी रिवीजन के लिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जब डिस्कस आ गया तो हमने एस्पेक्ट्स बताने हैं, पर्सपेक्टिव्स बताने हैं, पहलू बताने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इजी है डायरेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहलू कौन से आप यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रीसेंट टाइम्स क्या इंडियन इकोनॉमी के लिए या इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, यही दो मेन पहलू बन गए। ठीक है, इसमें फर्दर आप सब एस्पेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन which type of structure you choose to write this answer and depending upon the word limit। ठीक है, word limit का क्योंकि यहाँ पे constraint रहेगा, तो it's better कि हम जो क्वेश्चन में जितना पूछा है उस पे ही स्टिक करें। हम एक बार बेनिफिट बताएं और साथ में कुछ ऐसी चीजें भी, ऐसे पॉइंट्स भी रेस करें कि जिसमें दिख रहा है कि न्यू स्टेट्स की क्रिएशन से बेनिफिट इतना हो नहीं रहा, या फिर ना बेनिफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ठीक है, देयर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल दैट विल डिसाइड द बेनिफिट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो डायरेक्टिव ये हो गया। सेकेंडली फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखिए ये न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात की जा रही है इन रीसेंट टाइम्स। रीसेंट टाइम्स हेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो अगर आप इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन में या इस क्वेश्चन की बॉडी में 1956 से स्टार्ट करेंगे अपना आंसर, वो गलत होगा। माइंड इट, हमने 2000 के बाद वाली जो स्टेट्स फॉर्म हुई हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, तो इनकी बात हमने करनी है। वी हैव टू फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर स्टेट्स मोर इन आर आंसर। ठीक है, नो डाउट कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आप कह सकते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन काफी लंबा प्रोसेस है, अभी भी चल रहा है, रीसेंट टाइम्स में इसका ये कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना अपने आंसर में। ठीक है, रीसेंट टाइम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, डू टेक नोट ऑफ दिस कीवर्ड एंड डू टेक इट वेरी सीरियसली व्हाइल राइटिंग द आंसर। ठीक है, अब हमें डिमांड समझ लग गई तो हम अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर हमारा वही सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इन इंट्रोडक्शन वी विल राइट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, उसके बाद हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रीसेंट टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने कॉन्टेक्स्ट बताया कि इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के अलग अलग फैक्टर्स रहे हैं, लेकिन रीसेंट टाइम्स में benefit to Indian economy has been an important factor and is a matter of debates and discussions. Now these debates and discussions can be done in the following ways. अब following ways पे आए तो हमारा बॉडी स्टार्ट हो गई। बॉडी जब स्टार्ट हुई तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे फैक्टर्स की वजह से इसका न्यू स्टेट्स की क्रिएशन इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट दे रही है, और फलाना फलाना एबीसी फैक्टर्स जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे उनकी वजह से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा इकोनॉमी को, या फिर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, या तो नुकसान हो रहा है या कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा इकोनॉमी को। राइट, तो दोनों पहलू जब हमने बताए उसके बाद हमने एक निष्पक्ष निकालना है। ठीक है, कंक्लूजन निकालनी है, उसको हम 40 to 50 वर्ड्स में लिख के अपनी जितनी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितने फैक्ट्स हैं, जितने स्टैटिस्टिक्स हमने बताए उनको एक क्लोजर देंगे, उनको एक समेटेंगे। ठीक है, ये मोतियों की माला की तरह आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अपने वर्ड्स को एक मोतियों की माला में पिरोइए। ठीक है, उनको थोड़ा खोलिए। ठीक है, और उसके बाद वापस उनको समेट लीजिए, क्योंकि बहुत ही कीमती होते हैं मोती। ठीक है, तो जस्ट एन एग्जाम्पल हेयर, एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की थी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जनरली इंपॉर्टेंट रहे हैं जब स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन और उनकी कंसोलिडेशन की बात आती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट पॉलिटिकल बार्गेन्स। ठीक है, स्टार्ट इससे भी कर सकते हो आप, क्योंकि पॉलिटिकल बार्गेन्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे हैं। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की वजह से। तेलंगाना की कहानी सबको पता है, नो डाउट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वाज गिवन अ प्रिटेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग दिस न्यू स्टेट, लेकिन पॉलिटिकल बार्गेन भी रहा था। ठीक है, सेम गोज फॉर छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एज वेल, एंड सेम गोज फॉर वेरियस न्यू
सच स्टेट्स दैट मे बी कार्व्ड आउट इन टाइम्स टू कम, ठीक है, जैसे कि गोरखालैंड एटसेट्रा, मराठवाड़ा एटसेट्रा, ठीक है। तो पॉलिटिकल बार्गेन्स टैकलिंग द फिसिपेरस टेंडेंसीज, यानी कि जो थोड़ी डिविसिव टेंडेंसीज होती हैं, रीजनल टेंडेंसीज होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है, उसमें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ज़्यादा डेवलप्ड है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश थोड़ा कम डेवलप्ड है, ठीक है, तो उनमें आपस में थोड़ी एक तरह से एंटागनिस्टिक टेंडेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। उन टेंडेंसीज को एक तरह से कर्ब करने के लिए, ठीक है, एंटागनिस्ट टेंडेंसीज मतलब थोड़ा लड़ाई की भावना आ सकती है कि वो ज़्यादा डेवलप उनको करवा रहे हो आप एट द कॉस्ट ऑफ अस, ठीक है। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये कुछ फैक्टर्स ऐसे रहे हैं जिससे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया में की गई, ठीक है। तो इसको 24 वर्ड्स में लिख के आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं दैट पॉलिटिकल बार्गेन्स टैकलिंग फिसिपेरस टेंडेंसीज ensuring administrative convenience and economic development etc have been crucial factors for post independence consolidation and reorganization within India। यहाँ पे फ्रेंड्स माइंडेड इन फैक्टर्स को और इस फ्रेज को पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, इसको अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन दिस इज अ फ्रेज राइट फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आप एग्जामिनर को हिंट दे रहे हैं कि भाई साहब हमने सिलेबस पढ़ रखा है, हमें पता है कि आपने यहाँ क्वेश्चन किस टॉपिक से दिया है, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन छोटा सा इसमें सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर को, ठीक है। और वो अगर आपका एक या आधा नंबर भी एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है इस चीज की वजह से, तो हमने वो आधा नंबर और एक नंबर ग्रैब करना है, क्योंकि ऐसे ही एक एक नंबर ग्रैब करके 20 क्वेश्चन में वी कैन इंक्रीज 20 मोर, वी कैन गेट 20 मोर मार्क्स इन द मेंस, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। इसके बाद कनेक्टिंग लाइन ऐड करके हम अपनी बॉडी पे जाएंगे। व्हाट कैन वी राइट दैट रिसेंटली, ठीक है, अगेन रिसेंटली वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा, रिसेंट टाइम्स, ठीक है। तो रिसेंटली बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। It has become a matter of discussion among various policymakers and the same can be discussed as follows। तो हम सबसे पहला इसमें पहलू बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स आर बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें आप फ्रेंड्स मैप भी बना सकते हैं इंडिया का, ठीक है। इसमें 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, 15 मार्क की वेटेज गेन करता है, तो इसमें मैप्स, चार्ट्स और स्टेटिस्टिक्स ये आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर साजो सामान तैयार है, ठीक है। तो मैप छोटा सा ड्रॉ करके उसमें आप कुछ स्टेट्स को कार्व आउट कर सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ठीक है। और उसके बाद लिख सकते हैं कि किस आधार पे आप कह रहे हैं कि न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन जो है उसने इकोनॉमी को फायदा दिया। तो डाटा फ्रॉम छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड, ठीक है, ये एक स्टडी हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो हम आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके देंगे, जिसको पढ़ के आप इस क्वेश्चन के लिए जो साजो सामग्री चाहिए आपको वो एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने वाले सालों में भी पूछा जा सकता है। मे बी नॉट इन GS1, इट माइट बी आस्क्ड इन GS2 एज वेल, ठीक है, एंड ऑल्सो इन GS3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ रिलेटेड है, इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये GS1, 2, 3 तीनों में बैठ सकता है। तो वो लिंक्स आपके काफी काम आएंगे। डू चेक आउट द लिंक्स व्हेन वी गिव टू यू इन द कमेंट सेक्शन, वो पिंड कमेंट्स होंगे, ठीक है। तो डाटा ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि कौन से डाटा की दुहाई दे रहे हैं आप, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डाटा है ऑफ सर्टन डाटा ऑफ सर्टन इकोनॉमिक पैरामीटर्स फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक एविडेंस दैट डिपिक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन से हैं, इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मार्क्ड इंक्रीज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ब्रैकेट में किसी एक इंडिकेटर का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि स्कूल एनरोलमेंट, यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इन सेवरल ऑफ द न्यू स्टेट्स सजेस्ट दैट दे आर ग्रोइंग फास्टर देन द ओल्ड स्टेट्स एंड एक्चुअली इट इज हैपनिंग, ठीक है। अगर हम इनके इकोनॉमिक डाटा को एनालाइज करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि इसमें कुछ इजाफा हुआ है, ठीक है। आफ्टर दी स्टेट्स हैव बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम द पेरेंट स्टेट, इनमें इजाफा हुआ है, इनकी ग्रोथ में एक तरह से तरक्की हुई है, ह्यूमन डेवलपमेंट में तरक्की हुई है एंड ह्यूमन कैपिटल में भी ये सजेस्ट करता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो ये एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इसके बाद आप ये पॉइंट भी रेज कर सकते हैं यहाँ पे बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स वाला, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट द स्टडीज शो दैट स्मॉलर स्टेट्स दे यूज द फंड्स मोर एफिशिएंटली एंड फोकस ऑन द हिथर टू मतलब अब तक, ठीक है। दे फोकस ऑन द निगलेक्टेड रीजन ऑफ द अर्स्ट वाइल बिगर स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि छोटी स्टेट्स जो हैं वो अपने फंड्स बेटर तरीके से यूज कर सकती हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इज अ वेरी फाइन एग्जाम्पल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश छोटी स्टेट है और वो अपने फंड्स को बहुत प्रॉपरली यूज करती है, जिससे कि उस स्टेट की तरक्की बेटर तरीके से हो पा रही है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ हिमालयन स्टेट, हिली स्टेट, ठीक है। उसकी कई तरह की दिक्कतें होती हैं, येट हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है,
ठीक है, बीइंग अ स्मॉलर स्टेट इट द state machinery is able to function really well there. ठीक है, so studies show that smaller states use the funds more efficiently and focus on the so far neglected regions of the erstwhile bigger states. ठीक है, बड़ी स्टेट जो पहली थी उसमें इतना तरक्की नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब उन स्टेट्स को अलग कर दिया गया, वो इंडिपेंडेंट रीजन्स बन गए, ऑटोनॉमी मिल गई उनको, तो वो फंड्स को बेटर यूज करके अपने लोगों की तरक्की कर पा रहे हैं. इसके बाद हम दूसरी साइड भी दिखाएंगे. ठीक है, उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे दूसरी साइड को बाय राइटिंग दैट हाउएवर फॉलोइंग फैक्ट्स शो दैट क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज नो गारंटी टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इंडिया. अब हमने कुछ फैक्ट्स तो बता दिए जिसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे ही होंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, एंड एक्चुअली ऐसा ही है. ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमने अपने आंसर में भी लिखे हैं, दैट उत्तराखंड कंटिन्यूज टू लैग इन द HDIs. HDIs क्या है, हमने अपने आंसर में पहले लिखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को हमने HDI यहीं पे मेंशन कर दिया. ठीक है, तो अगर आपने आंसर में, मेन आंसर में आपने आगे शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है तो एंश्योर कि उस शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म आपने कहीं ना कहीं पहले स्टार्टिंग में ही उसको मेंशन कर दिया. ठीक है, तो उत्तराखंड कंटिन्यूज टू लैग इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. द फ्लड्स ऑफ 2013 शोड इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट टू डील विद रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड रेजिडेंट्स. इन एडिशन टू दिस, छत्तीसगढ़ विटनेस लार्ज ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट इन रीसेंट टाइम्स इंडिकेटिंग लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर थोड़ी बहुत हमें देखने को भी मिल रही है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो हमने पॉजिटिव साइड पे इसको डिस्कस किया था, लेकिन जो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हुई है वो क्लियरली दिखा रही है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट इज़ नॉट इंक्लूसिव इन नेचर. ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है. इसके बाद केस ऑफ तेलंगाना आप बता सकते हैं. ठीक है, इन तेलंगाना के केस में आपको जो लिंक्स है वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी केस स्टडी भी मिल जाएगी, जिसमें से आप एक बार ग्राफ यूज कर सकते हैं अपने आंसर में. इट विल रियली एड अ ब्रिलियंट वैल्यू टू योर आंसर. ठीक है, तो केस ऑफ तेलंगाना में आप लिख सकते हैं दैट दो तेलंगाना हैज शोन बेटर ग्रोथ. ठीक है, आफ्टर बीइंग कार्व्ड आउट, तेलंगाना ने इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ रही है उससे बेटर ग्रोथ शो की है. लेकिन अगर तेलंगाना का कंपैरिजन हम आंध्र प्रदेश के साथ करें तो उस मामले में तेलंगाना ने कम ग्रोथ शो की है. ठीक है, और उसका सबूत है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ये डाटा. ठीक है, जो कि लाइवमिंट ने शेयर किया था. ठीक है, इस डाटा को अगर आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर सकें, ठीक है, या एटलीस्ट सिर्फ ट्रेंड्स नोट कर सकें. ठीक है, तेलंगाना देखिए, ये जो स्किन शेड में जो बार्स दिख रहे हैं ये तेलंगाना का ग्रोथ रेट है. ठीक है, जो येलो में है वो आंध्र प्रदेश का ग्रोथ रेट है, और इंडिया का ब्लू शेड में है. तो तेलंगाना का ग्रोथ रेट धीरे धीरे 2014-15 में जब स्टेट अभी क्रैब आउट हो रही थी, तब इंडिया के एवरेज ग्रोथ रेट से इसकी ग्रोथ कम थी. उसके बाद इसकी ग्रोथ एकदम से बढ़ गई, सरपासिंग आंध्र प्रदेश ऑल्सो. ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर अभी पिछले कुछ सालों से इसकी ग्रोथ आंध्र के मुकाबले काफ़ी कम है. ठीक है, तो ये साफ दिखा रहा है कि इट इज़ नॉट एक्चुअली द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स दैट कैन इंश्योर इकोनॉमिक बेनिफिट, बट द गुड गवर्नेंस दैट कैन क्रिएट इकोनॉमिक बेनिफिट. तो अगर आप ये चार्ट बनाते हैं तो इसको आप कैप्शन दे सकते हैं दैट बेटर गवर्नेंस इन आंध्र प्रदेश हैज अलाउड इट टू बी बेटर ऑफ इकोनॉमिकली. ठीक है, और एक और चीज फ्रेंड्स, अगर इस लाइन को आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपने आंसर में तो कर सकते हैं. ठीक है, ये आंसर जो है ये एक एजम्पशन पे बेस्ड है दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स और द इंडियन इकोनॉमी इज नथिंग बट एन आउटकम ऑफ द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. और वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कौन सी हैं? स्टेट्स. ठीक है, तो इस चीज को भी अगर आप आंसर में लिखना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन इनकॉर्पोरेट. ठीक है, इसके बाद झारखंड का जो गवर्नेंस फेलियर रहा है उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं. वी कैन राइट दैट झारखंड टू फेल्ड इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस टू बिकम स्टेट ऑफ कोल स्कैम्स एंड करप्ट प्रैक्टिसेस. एंड देयर आर सेवरल अदर एग्जांपल्स दैट क्लियरली डिपिक्ट दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स is likely to culminate into better economic growth and development. ठीक है, तो based on these factors you can conclude that amidst these arguments it is evident that more than the creation of the new states it is the governance. ठीक है, और governance को कोटेड कोट्स में लिख के अंडरलाइन कीजिएगा दैट इट इज द गवर्नेंस इन दीज स्टेट्स दैट अल्टीमेटली डिसाइड देयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर इंडिया. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज अनलाइकली टू बी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी इन द एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस. ठीक है, तो चाहे जितनी मर्जी स्टेट्स बना लीजिए, अनलेस एंड अनटिल आपकी गवर्नेंस अच्छी है देयर कैन बी नो बेनिफिट ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स. ठीक है, और अगर आपकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है तो जितनी मर्जी बड़ी स्टेट हो you will be able to govern it really well and economic benefits definitely उससे मिलेंगे. ठीक है, तो everything boils down to the way things are governance. even the creation of new states भी जो है, ठीक है, उसमें governance should be the primary factor. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस गवर्नेंस से ही रिलेटेड है, और ये दोनों चीज़ों का तालमेल से ही जब न्यू स्टेट बनेगी तो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी और इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिट जो है उसका देखने को मिल सकता है. फ्रेंड्स, इस आंसर को लिखने के लिए और कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन वर्ड्स की शॉर्टेज की वजह से हम लिमिट्स में हैं, हम कॉन्स्ट्रेंट्स में हैं, तो हमने कई ऐसे पॉइंट्स
थोड़े अवॉइड किए हैं, ठीक है, बट देर आर डेफिनेटली पॉइंट्स, ठीक है। द मनी स्पेंट ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, वो भी एक पॉइंट बनता है, ठीक है, उसमें भी टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है इंडियन इकोनॉमी का, उस पर भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये अब आपका काम है, ठीक है, हमने आपको डायरेक्शन दिखा दी। पिक अप योर पेन्स राइट नाउ, टेक योर नोटबुक्स, ट्राई टू फ्रेम एन आंसर टू दिस क्वेश्चन राइट नाउ, ठीक है, एंड try to write it within the limit of 250 words, ठीक है, and I'm very sure कि you can write really good answers to this question, ठीक है, and if you want you can share your answers with us by dropping us a mail at this email ID, that is hello@civilstaff.com. Also friends, अगर strategy से related, UPSC की preparation से related या और किसी चीज़ के related, even हमारी जो टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की, उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं ईमेल, इस ईमेल ID पे, या फिर हमें फ़ोन कर सकते हैं 8146207241 पे। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे विनती करेंगे कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम अपने डेली फ्री कंटेंट के वीडियोस और PDF इन दोनों को शेयर करते हैं, सो यू कैन गेट द ऑल द इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर UPSC प्रिपरेशन देयर, राइट। सो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक डेफिनेटली मिल जाएगा, तो डू सब्सक्राइब दैट। ऑल्सो फ्रेंड्स, आई एम वेरी श्योर हमारी पूरी टीम को ये उम्मीद है कि हमारे अलग अलग इनिशिएटिव्स का आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारे बारे में बताइए, सो दैट वो भी बेनिफिट ले सकें, और आप ग्रुप स्टडी कीजिए, ठीक है, हमारा जो कंटेंट है एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए, एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, कॉन्टैक्ट अस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी आर रेडी टू हेल्प यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।